इस बात का खुलासा रजा ग्राफी आपसे पहले कर चुका था कि मुसलमानों के खिलाफ ऑनलाइन तलवार, त्रिशूल बेचा जा रहा है, हथियार बेचा जा रहा है। और भले ही बहुत सारे लोगों ने झुटलाया, लेकिन मैंने तब वो रिपोर्ट देते हुए कहा था कि इंतजार कीजिए, अभी ये और नॉर्मल होगा। अब वो इतना नॉर्मल हो गया कि बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और जितने भी ये हिंदू संगठन हैं, पिछले कई दिनों में आपने देखा कि ये त्रिशूल बांट रहे हैं, चाकू बांट रहे हैं, हथियार बांट रहे हैं। अब दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि तलवार और त्रिशूल और वो चाकू से बात अब आगे बढ़ चुकी है। मेरे पास बहुत पहले ये रिपोर्ट आ रही थी कि ऑनलाइन फेसबुक के जरिए हिंदू संगठन और हिंदू संगठन से जुड़े हुए हिंदू लोग, तथाकथित हिंदू, वो हथियार बेच रहे हैं, तमंचा, बंदूक, विदेशी गन। जी हां, लेकिन हमें चाहिए था पुख्ता सबूत। हमारे जानने वालों ने फेसबुक को रिपोर्ट भी किया, लेकिन फेसबुक ने ऐसे पोस्ट को डिलीट नहीं किया। और फेसबुक पहले से ही इस बात के लिए फेमस है। और आपके सामने मैं कुछ नहीं रखूंगा, बस ये तस्वीर ही काफी है कि क्यों बहुसंख्यक समाज की तरफ से ऑनलाइन नफरत डिलीट नहीं की जाती। आखिर क्यों फेसबुक भारत में बहुसंख्यक समाज की तरफ से जो मुसलमानों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ हेट क्राइम होता है उसको डिलीट नहीं करता। वहीं आखिर क्यों मुसलमान अगर एक जुमला लिख दे अपने जुल्म के ऊपर कि हम पर यह जुल्म हो रहा है, तो उल्टा फेसबुक उसके अकाउंट को ब्लॉक कर देता है। यह तस्वीर आपको बता रही है कि फेसबुक ऐसा क्यों करता है। मेरे दोस्तों, अब कुछ वो पोस्ट आपको दिखाना चाहूंगा जिसमें खुलेआम फेसबुक पर हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग ऑनलाइन खुलेआम निडर होकर, क्योंकि उनको मालूम है कि मोदी जी ने बेहतरीन सेटिंग कर दी है, वो व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर रहे हैं ऑनलाइन कि आप इस नंबर पर कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, हम आपको डिलीवर करेंगे। हालांकि हमने उन नंबर्स को हाइड किया है, लेकिन आपको यह समझना होगा कि किस प्रकार से मुसलमानों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ हिंदू संगठन हथियारबंद हो चुके हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी की नेशनल प्राइम टाइम की एक ऐसी रिपोर्ट जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से ज्यादा खतरनाक हो सकती है अगर आप दिमाग पर जोर डालें। आखिर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को मोदी जी ने बैन क्यों करवाया? शायद इसलिए कि उनके प्लान और उनकी स्ट्रेटेजी खुल ना जाए, क्योंकि उसको शायद दोबारा से इस्तेमाल करना है। तभी तो मोदी जी के जितने भक्त हैं वो खुद तो हथियार बंद हैं ही, दूसरों को भी हथियार बेच रहे हैं। देखिए दोस्तों, अपनी आंखों से देखिए, अपनी आंखों से पढ़िए। ये असलहे फेसबुक पर पोस्ट किए गए हैं। साहिल कुमार ने पोस्ट किया है, ऑल इंडिया ऑनलाइन डिलीवरी ऐसे करके कोई पेज है। दोस्तों अगली देखिए, रीना शर्मा 26 अप्रैल 2022, देसी कट्टा सेलिंग होम डिलीवरी, कॉन्टैक्ट नंबर। आगे हमने उसको हाइड कर दिया है। मेरे दोस्तों नीचे अगर आप ध्यान से देखेंगे, लाइक किया गया है, शेयर किया गया है, कमेंट भी किया गया है, सैकड़ों लोगों को देखा भी है। ऐसे बहुत हैं। अवधेश भारती, ये कौन से आतंकी लोग हैं? ये देश के लिए खतरा क्यों नहीं है? लेकिन देखिए ये भी क्या लिखता है, देसी कट्टा पिस्तौल रिवॉल्वर के लिए व्हाट्सएप कॉल करें। बाकायदा उन्होंने पिक्चर पोस्ट करी है और नंबर डाला हुआ है। नीचे कमेंट भी आया है और लिखा है सुनील बाई नाम के एक व्यक्ति ने, जिसको विदेशी कट्टा लेना है तो व्हाट्सएप कॉल करो। मेरे दोस्तों, आपको यह आम चीज लग रही होगी, लेकिन अगर आप मुसलमान हैं, ईसाई हैं, तो बस आप समझ जाइए कि गुजरात में क्या हुआ था वो तो कुछ भी नहीं है जो गुजरात में हुआ था, उससे बड़ी की तैयारी चल रही है। अंजलि देसी कट्टा पिस्तौल रिवॉल्वर लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर देखिए, और एक से एक कट्टा अब फोटो यहां पर पोस्ट किया गया है। ये देखिए, शिवम कुमार 4 कट्टों की तस्वीरें पोस्ट की हैं, ऑटोमेटिक भी हैं, मैनुअल भी हैं और सब पर नंबर डाला गया है।
रामराज चौधरी, देसी कट्टा, पिस्तौल, रिवॉल्वर, जिस भाई को चाहिए कांटेक्ट करें, अपना व्हाट्सएप नंबर, ऑल इंडिया डिलीवरी, कॉल मी, पूरी गारंटी के साथ भाई कॉल करो, ठीक। अगला देखिए, मनीष परते, लखनऊ का बंदा है, मेंशन किया हुआ यूपी 32, लखनऊ उत्तर प्रदेश, और लिखा है जिस भाई को देसी कट्टा पिस्तौल चाहिए व्हाट्सएप मैसेज करें। अगला देखें, राहुल चौधरी, जिस भाई को कट्टा चाहिए कॉल मी ऑन व्हाट्सएप। अजी ये देखिए, दीपक डीके, जिस भाई को देसी कट्टा चाहिए, ये देखिए। अगला भी देखिए, देखते रहिए दोस्तों। भाई साहब इतने सारे पोस्ट किए गए हैं, लेकिन आप ये देखिए, इससे नेशनल सिक्योरिटी को खतरा नहीं है, क्योंकि ये हिंदू हैं। ये जो ऑनलाइन हथियार बेच रहे हैं, ये गिरफ्तार नहीं होंगे। यूपी पुलिस पूरी तरह से आंख बंद कर लेगी, क्योंकि ये हिंदू हैं, बहुसंख्यक समाज के हैं और हिंदू संगठन से जुड़े हुए हैं। और वो हिंदू संगठन चलाने वाला कौन है आप जानते हैं? हाँ, ऐसे खतरनाक हथियार को ऑनलाइन बेचा जा रहा है। और जो रिपोर्ट कर, देखिए फेसबुक की पॉलिसी है, और ये फेसबुक की पॉलिसी के सब खिलाफ है, लेकिन फेसबुक क्यों इसको डिलीट नहीं कर रहा है, उसकी वजह शुरू में दिखा चुका हूं। अब दोस्तों, जब ये आम हो गया, जब ये विदेशों में भी दिखने लगा, तो वॉल स्ट्रीट जर्नल, अमेरिका के सबसे बड़े अखबार ने जब इसको कवर किया, ये देखिए अमेरिका के, देखिए कितना बढ़िया बजवा रहे हैं मोदी जी। मोदी जी बहुत बढ़िया बजवा रहे हैं भाई साहब। ये देखिए, वॉल स्ट्रीट जर्नल पूरा एक लैंडिंग पेज के साथ उसने एक पूरा का पूरा पेज ही अलग इसमें पब्लिश किया। गन्स ऑफर फॉर सेल इन फेसबुक ग्रुप डिवोट्स टू रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट इन इंडिया। Facebook rejected complaints about the post violating the company's rule, then later took them down. दोस्तों, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जब इसको कवर किया, तो फेसबुक ने तब जाकर ऐसे सभी पोस्टों को डिलीट किया। लेकिन आप सोचिए, सवाल यह है कि जब अमेरिका का अखबार आवाज उठाएगा, तब ये पोस्ट डिलीट करेंगे, वरना कानून फेसबुक का भी गधे के पिछवाड़े में। क्योंकि फेसबुक खुद भारत में मुसलमानों और ईसाइयों के नरसंहार के लिए संघियों से हाथ मिला चुका है। अब मैंने ये सब कुछ दिखाने के बाद जो वॉल स्ट्रीट जर्नल की जो रिपोर्ट दिखाई है, ये सबसे बड़ा सबूत है कि भारत में कितनी खतरनाक तैयारी चल रही है। हाँ, उधर इन सबके बाद सही है, खुद मोदी जी कह रहे हैं ना, एक अकेला कितनों पे भारी पड़ रहा है। अजी बिल्कुल सही कहा मोदी जी ने। देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे मोदी जी बहुत भारी पड़ रहे हैं, आप पूरे भारतवासियों पर भारी पड़ रहे हैं। शांति से रहने वाले लोगों पर आप अकेले भारी पड़ रहे हैं। जो प्यार मोहब्बत से रहना चाहते हैं, आप अकेले उन पर भारी पड़ रहे हैं। जो गरीब हैं, आप अकेले उन पर भारी पड़ रहे हैं। और आपको समर्थन, और आपका समर्थन किसको मिल रहा है, वो दुनिया देख रही है। अपने मुंह मियां मिट्ठू किसी देश का प्रधानमंत्री बनता है, कितने शर्म की बात है। मतलब भारतीय जनता पार्टी की पूरी आईटी सेल, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता सुबह शाम मोदी मोदी करता है। इन सबके बावजूद अगर प्रधानमंत्री खुद आकर अपना सीना ठोक कर कहे कि मैं अकेला भारी पड़ रहा हूं, मैं और सिर्फ मैं करे, तो आप समझ जाइए कि कितने अंदर से कमजोर हैं ये लोग। राहुल गांधी के एक भी सवाल का हमारे इस देश का प्रधानमंत्री, हमारा प्रधानमंत्री जवाब न दे सका। अब 800-900 करोड़ पठान कमाने के बाद भी गोबर के नशे में ऐसे टुन हैं जो कह रहे हैं कि नहीं फ्लॉप हो गई। जाहिर सी बात है
ऑर्गेजम तो उनको यहीं आ जाएगा कि मोदी जी ने अपनी छाती 3 बार पीट के कहा कि मैं, अरे वो आदमी तुमको खुद कुछ नहीं समझ रहा है, पूरी भारतीय जनता पार्टी को वो कुछ अपने से ऊपर किसी को नहीं समझ रहा। और समझे भी क्यों? क्योंकि इन्हीं लोगों ने तौबा तौबा भगवान राम से मिला दिया है मोदी को। कमाल अब ये देखिए, जो कोई नहीं बोल रहा, गोदी मीडिया तो खुलकर सामने आ गया है, खुलकर, कि ये तो हमारे पिता हैं, हम तो इनके अब पिताजी की जय हो, एकदम खुलकर सामने। ऐसे में द टेलीग्राफ ने सारे अंधभक्त, सारे गोदी मीडिया के मुंह पर पेशाब कर दिया है। देखिए, द टेलीग्राफ लिखता है अदानी, और आप देखिए कितने क्रिएटिविटी से लिखा है। देखिए, 3 चेहरा मोदी का और मोदी का मुंह बंद। और कलकत्ता के इस अखबार ने कितना दम दिखाया है, आप ये देखिए। लिखा है कि अदानी पर उठे सवालों पर मोदी चुप रहे, स्पीकर ने सवालों के कार्यवाही ब्यौरा पर कैंची चलवा दी। 90, और देखिए तो टाइटल है, जहां आप देख रहे हैं अदानी लिखा है, उसके बराबर में देखिए लिखा है 90 मिनट का भाषण और अदानी पर 56 इंच वाले की चुप्पी। और अब ये जो पार्ट्स ऑफ राहुल स्पीच एक्सपंज्ड, यानी जो राहुल गांधी ने 18 से 19 सवाल पूछे थे, उस पर एक भी कोई भी जवाब नहीं दिया। टेलीग्राफ ने वो सारे जवाब को इस तरह से दिखाया क्रिएटिव तरीके से कि देखो वो जवाब मिटा दिए हैं, मोदी कुछ बोल नहीं पाए उस पर, सिर्फ अपने बारे में खड़े होकर अपने फजाइल पढ़ दिए उन्होंने। कितने शर्म की बात है कि एक आदमी खुद खड़ा होकर अपनी तारीफ कर रहा है, जबकि उसकी सेना पिछले कई सालों से उसकी तारीफ में लगी हुई है। देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूं, झूठ कितना भी ताकतवर हो, अंदर से खोखला होता है। झूठ का गुब्बारा भले ही बहुत बड़ा हो, लेकिन अंदर सिर्फ नफरत होती है, उसमें दम नहीं, उसमें कोई वजन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल, ये दोनों यूट्यूब वीडियोस का स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, 24 घंटे के अंदर का है। यूट्यूब पर राहुल गांधी के सब्सक्राइबर सिर्फ और सिर्फ 1.38 मिलियन हैं। उधर माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के 13.9 मिलियन सब्सक्राइबर। और 24 घंटे के अंदर राहुल गांधी की स्पीच को 10 लाख लोगों ने देखा और मोदी की स्पीच को 4,22,000 लोगों ने देखा। फर्क बिल्कुल साफ है। इसीलिए भाई जाहिर सी बात है, मोदी जी को अपनी तारीफ खुद खड़े होकर करनी ही पड़ेगी, वरना सच तो दिख ही रहा है लोगों को। वहीं मोदी इस देश के सबसे बड़े जादूगर हैं। एक दिन पहले नल जल योजना के तहत उन्होंने बताया कि 8 करोड़ लोगों को फायदा मिला। अगले दिन बोलते हैं कि 11 करोड़ लोगों को, मतलब 24 घंटे के अंदर क्या जादू किया कि 3 करोड़ लोगों का फायदा हो गया। सुनिए, फर्क साफ है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आजादी के 75 साल बीत गए। 8 करोड़ परिवारों को आज नल से जल मिला है। आज 11 करोड़ घरों को नल से जल मिल रहा है। भैया, इतनी तारीफ करने के बावजूद, अपने मुंह मियां बिट्ठू बनने के बावजूद, जिस इंसान के आगे उन्हीं की पार्टी के आदमी थर थर कांपते हैं, दम, केजरीवाल आदमी कैसा भी हो, लेकिन उसकी पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जो सच में दम रखते हैं। संजय सिंह और उनके साथियों ने, जहां मोदी जी अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे थे, राहुल गांधी के सभी जवाबों को गोल मोल करके, मतलब उसको तो देखा भी नहीं, इग्नोर कर रहे थे, वहीं बेहतरीन नारा लगा दिया, दमदार नारा संजय सिंह ने। पूरा सदन गूंज रहा था, मोदी अदानी भाई भाई। सुनिए। बीते दशकों में अनेक बुद्धिजीवियों ने इस सदन से देश को दिशा दी है, देश का मार्गदर्शन किया है। इस सदन में अनेक साथी ऐसे हैं
जो अपने व्यक्तिगत जीवन में भी। दोस्तों, मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि 2014 तक कश्मीर में आतंकवादी जो हैं एक्टिव रहे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक आतंकी घटनाएं होती रहीं। अब मैं आपको बताता हूं पिछले 5 सालों में सिर्फ जम्मू कश्मीर में क्या हुआ। 761 आतंकी घटनाएं हुई, 186 नागरिक मरे, हमारे 306 शहीद जवान हुए, आतंकी 1002 मारे गए। और मोदी जी क्या बोल गए थे कि 2014 तक आतंकी घटनाएं कश्मीर से कन्याकुमारी तक हुई। और दूसरा सबूत रख रहा हूं, यह अखबार में छपे हुए चेहरों को देखिए जिसमें मोदी जी की तस्वीर नजर आ रही है। और मोदी का वो डायलॉग आपको 2 दिन पहले का याद होगा जिसमें मोदी ने कहा कि मोदी अखबारों और मीडिया के चमकते चेहरों की वजह से नहीं बना, मोदी ने जीवन खपाया है। मोदी ने जीवन खपाया है। तो देखिए कैसा जीवन खपाया है। अजी इतना खपाया है जीवन कि कोरोना के वक्त जो कोविड-19 का सर्टिफिकेट था उस पर भी फोटो। किसी का भारतीय जनता पार्टी में जन्मदिन है तो वो अपना पोस्टर छपवा रहा है या उसकी पार्टी के लोग उसका पोस्टर छपवा रहे हैं तो उसमें उसकी फोटो इतनी और मोदी जी का इतनी बड़ी फोटो। और मोदी जी खुल्लम खुल्ला लंबी छोड़ गए साफ साफ कि मोदी ने अपना जीवन खपाया है, अपना चेहरा टीवी अखबारों से नहीं। इसका मतलब यह है कि दिल में था आपको कि आपको पता है कि टीवी और अखबार पर दबा कर खर्चा किया है आपने अपना चेहरा। अमा भैया, हमारे माननीय प्रधानमंत्री की तो गाड़ी में एलईडी है, वो भी मुंह पर फोकस करने वाली, ताकि बाजू और गाड़ी में आसपास बैठने वाला कोई दिखे ना दिखे, मोदी जी का चेहरा दूर से कैमरामैन को दिखे। और मोदी जी संसद में कुछ और बोल रहे हैं। अब दोस्तों इन सभी पर क्योंकि मौन रहे मोदी जी, सिर्फ अपने फजाइल बयान करते रहे, अपने तारीफों के खुद पुल बांधते रहे। राहुल गांधी के किसी भी सवाल का उन्होंने जवाब नहीं दिया तो कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से ये कार्टून पोस्ट किया, अदानी की जिप लगी हुई है मुंह पर, और कांग्रेस ने नाम दिया मौनी बाबा। सिर्फ ऑनलाइन जो बॉट्स खरीदे हुए हैं आईटी सेल ने, उसके जरिए आंकड़े बढ़ाकर दिखाए जाते हैं। हालांकि अंधभक्ति भी ज्यादा है, लेकिन अब अंधभक्तों की भी आंखें खुल ही रही हैं। अब मैं आपको 2 भांड दिखाता हूं और इन भांड लोगों ने, जो अपने आपको पत्रकार कहते हैं, सोचा कि हमेशा की तरह नफरतिया भीड़ फिर से मोदी को जिताएगी। देखिए, एक दरियाई घोड़ा लिखता है कि प्रधानमंत्री के रूप में 2024 के लिए आपकी पसंद कौन है। भाई साहब, राहुल गांधी 51% और नरेंद्र मोदी पीछे छूट गए 43%। अनुराग मुस्कान लिखता है, सदन में आप किसके भाषण से प्रभावित हुए। दोस्तों, 64% राहुल गांधी और 36% मोदी रह गए पीछे। अब मोदी को तुम भले ही किताबों में लिखवा कर, इंडिया गेट पर गुदवा कर लिख दो कि हां राहुल गांधी पप्पू है, लेकिन दुनिया जानती है कि असली पप्पू कौन है। दुनिया जानती है रविंद्रनाथ टैगोर दिखने के चक्कर में किसकी शक्ल आसाराम बापू से मिलने लगी थी। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, विकास इतना बढ़िया हुआ है, ये देखिए मुंबई के दौरे पर हैं मोदी जी आज, और 2 दिन पहले से ही जो झुग्गियां हैं उनको सफेद चादर से ढक दिया गया था, भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा दिया गया था। किस तरह से गरीबों के ऊपर चादर डाली जा रही है। इसी तरह की चादर जब कोरोना में लोग मारे गए थे उनकी लाशों पर डालने की कोशिश करी थी मोदी ने, लेकिन ड्रोन तस्वीरों ने पूरी दुनिया में मोदी जी का खेल खोल दिया था। अब आप देखिए, यह पहली तस्वीर थोड़ी है। जहां भी मोदी जी जाते हैं वहां गरीबी खत्म नहीं होती, गरीबी छुपा दी जाती है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब संसद में कहा कि पत्रकारों को खरीद लिया गया है और पत्रकार नाचते हैं मोदी के इशारे पर, तो बहुत सारे पत्रकारों के एकदम सही छेद में तीर घुस गया था जाके। बहुत लोग, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, झूठ फरे। अच्छा,
तो ये क्या है देखिए, तुर्की में जो खतरनाक माहौल है जिस पर दुश्मन भी खामोश बैठा है तुर्की का। ये गोदी मीडिया का स्तर देखिए, 16,000 लगभग मौतें हो गई हैं, 16,000 अगर लिखित आंकड़ों की बात करें। और तुर्की में मोदी मोदी की गूंज, हां 16,000 लाशें मोदी मोदी चिल्ला रही हैं। आप ये देखिए कि गोदी मीडिया का स्तर कितना गिर चुका है। गोदी मीडिया, अगर मेरी नजर में वो इंसान, वो पूरा घर एकदम बेदिमाग है जिसके घर में गोदी मीडिया का कोई चैनल चल रहा हो, क्योंकि एंकर्स लगातार आपके दिमाग में एक प्रोपेगेंडा फिट कर रहे हैं कि मोदी से बढ़िया कोई है ही नहीं। वो पत्रकारिता नहीं, चाटुकारिता कर रहे हैं, वो गू खा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का और पूरा लेप चुके हैं और अब खुलकर सामने आ गए हैं। बेशर्मी पार हो चुकी है। जैसे अब ईएमआई पर, ईएमआई की कहानी कल बताई थी आपको, बढ़ा दिया गया है कि अब ईएमआई पर रेपो रेट बढ़ गया है। अगर आपकी कोई किस्त चल रही हो, लोन चल रहा हो, तो वो और अब महंगा हो जाएगा लोन, आपकी ईएमआई और महंगी हो जाएगी। गवर्नर ने खुद आके ये बात कहा, छठी बार मोदी सरकार के इस अमृत काल में बढ़ाया गया है। मेरे दोस्तों, बजाय इस पर सवाल करने के, ब्लैक एंड व्हाइट के घटिया शो में सुधीर तिहाड़ी पब्लिक को ही ब्लेम कर रहा है कि लोन तुमने लिया, तुम्हारी आदत लोन लेने की हो गई। अच्छा, तुमने लोन लिया तो भुगतो, आदत हो गई है, गंदी आदत हो गई है भारतीयों। और देश के जो बेचारे गरीब, लोन कौन लेगा, गरीब, तो ये उनको गाली बक रहा है। उनको गाली तो हो गई कि तुमने लोन लिया कैसे, अब भुगतो, एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी तो बढ़ा दी, भरो, तुम्हारी आदत हो गई है गंदी। पहले तो बुरा माना जाता था कि किसी उधार नहीं लेना, उधार लेना बुरा माना जाता था, और अब ये उधार लिए बैठे। तो दोस्तों, ये रवैया सुधीर तिहाड़ी का है। और मजेदार बात यह है कि जनता इसे देख रही है, देख रहे हैं सब और खामोश हैं। अबे भाई, हिंदुओं ने भी तो लोन लिया होगा, उनकी भी तो ईएमआई बढ़ी होगी, लेकिन वो इस पर भी खुश होकर ताली बजा रहे हैं। भले ही अब जबरदस्ती बेचारे करें तो करें क्या, जाए तो जाए कहां, क्योंकि जब बबूल बोया है तो आम तो निकलेगा नहीं, तो लो भुगतो। सुनिए इसकी कहानी, सुनिए। हमारा अगला विश्लेषण उन लोगों के लिए होगा जिनका जीवन ईएमआई या लोन की मासिक किस्त की चिंता में निकल जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आज रेपो रेट बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से आपने जो भी लोन ले रखा है, चाहे वो घर का लोन हो, गाड़ी का लोन हो या फिर कोई और लोन, उसकी किस्त हर महीने अब और बढ़ जाएगी और साथ ही आपकी चिंताएं भी बढ़ जाएंगी। आज आपको बताएंगे कैसे पश्चिमी देशों की तरह भारत के लोगों को भी अब लोन लेने की लत लग गई है। एक ज़माने में हमारे देश में कर्ज लेना हमारे समाज में बुरी बात मानी जाती थी, लेकिन आज लोन लेना एक फैशन बन गया है। और आखिर में हम आपको ब्रिटेन से एक स्पेशल। मेरे दोस्तों, इसका कहने का ठीक वैसा ही मतलब है, अगर कोई मर गया तो मर गया तो रो क्यों रहो, अगर मरना नहीं था तो पैदा क्यों हुए, मरते तो पहले भी थे, अब क्यों इस पर नहीं, पैदा नहीं होना चाहिए था। मतलब इसकी ऐसी बात है। अब इसने ये कहा कि पहले उधार लेना बुरा माना जाता था, अब फैशन बन गया है। अरे लवड़े ने भूज्यम, लोन किसी पब्लिक से नहीं लिया, किसी ने, बुरा माना जाता था किसी इंसान से लेना कि हां चलो ये जमीन गवारा नहीं करता, लेकिन बैंक से लोन लेना क्या गलत था भाई? तेरे बाप अदानी ने नहीं लिया क्या लोन? जितने भी तेरे नाजायज बाप भारत का पैसा, जनता का पैसा लेके फरार हुए हैं, उन्होंने लोन नहीं लिया क्या? अरे बैंक का तो है ही सिस्टम लोन लेने का, तो तुम जनता को कैसे गरिया रहे हो? वाह, देख रहे बेगैरती। देहरादून के लोगों ने भी बबूल का पेड़ बोया था और उनको उम्मीद थी कि हमको आम चूसने को मिलेगा। हुआ उसका उल्टा, और उल्टा ही होना था। भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर वो भी सांप्रदायिक हिंदू हिंदू मुस्लिम मुस्लिम खेल रहे थे, लेकिन उनमें जो पढ़े लिखे बेचारे थे, बेचारे क्या वो भी कल तक
हाँ, ये चीखते थे यूं करके। जब उनका पेपर लीक हो गया, अभ्यर्थी का, जो उम्मीदवार थे, नौकरी मिल नहीं रही। अब बेरोजगार जब नौकरी लेने के लिए, जब वो एंट्रेंस, वो टेस्ट क्लियर करने के लिए पहुंचे तो पेपर लीक हो गया, और ये आम हो गया है मोदी सरकार में। तो सीबीआई जांच की उन्होंने मांग करने के लिए सभी नौजवान बेरोजगारों ने प्रदर्शन करना शुरू किया। उधर मोदी जी अपनी पीठ थपथपा रहे थे, एक अकेला सब पर भारी पड़ रहा है, एक अकेला। अच्छा, और उधर क्या हो रहा है भाई साहब? बिल्कुल हकीकत कहा मानने मोदी जी ने, वो खुद ही अपने लोगों पर भी भारी पड़ रहे हैं। इधर बेरोजगारी और मतलब इस पर कोई चर्चा ही नहीं हो रही है संसद में, उधर बेचारे इन्हीं के बेरोजगार तोड़ दिए गए। मैं ऐसी तस्वीर नहीं दिखाऊंगा जिससे ये वीडियो ब्लॉक हो जाए, लेकिन खबर यह है कि दर्जनों लोगों का, बच्चों का सर खोल दिया पुलिस ने। देहरादून की सड़कों पर हजारों बेरोजगार नौजवानों ने भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की मांग करी। सरकार पुलिसिया लाठी और तंत्र के पीछे छुपकर नौजवानों पर अत्याचार करने लगी। यह है भ्रष्ट भाजपा सरकार जो जांच से भाग रही है। और मैंने आपसे कुछ वक्त पहले कहा था कि मुझे ऐसा लगता है, मेरा खुद का मानना ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब दिल मेरा कह रहा है कि मोदी सरकार के पास नौकरी है नहीं। वो उम्मीद दिलाने के लिए एक पेपर लेती है और पेपर फिर लीक करवा देती है, ताकि पेपर लीक हो गया, दोबारा करवाना। अब तो 1 साल बाद पेपर दोबारा करवाना, बच्चा नौकरी कैसे देखो, पेपर लीक हो गया है, तो इनको थोड़ा और टाइम मिल जाए। और इसी बीच में ये देखिए, अगर कोई प्रदर्शन कर रहा है तो इस पर मोदी सरकार क्या करेगी, उन्हें पीटेगी। और ये वही भीड़ है जो कल रामराज चिल्ला रहे थे। ये वही बेरोजगार आज लठ से पीटे जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं, जो मंदिर बनने पर खुश हो रहे थे। ये वही भीड़ है जो हिंदू मुसलमान पर खामोश थे, मुसलमानों के कत्लेआम पर खामोश हैं और मोदी कर रहे थे। मैंने जैसा पहले अर्ज किया कि मोदी सरकार मुसलमानों का कुछ न करे, अपने हिंदुओं का ही कर ले तो बहुत बड़ी बात है। और वो देखिए सामने आ गया, हिंदुओं को ही पीटा जा रहा है। और बेचारों की मांग ये थी कि सिर्फ जांच करवा ली जाए। तो जांच से क्यों डर है भाई? इतनी बुरी तरह से उत्तराखंड के बच्चों को पीटा कि सारी तस्वीर में आपको दिखा नहीं सकता। देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। भाई साहब, हम मानते हैं बहुत लोगों पे भारी पड़ रहे हैं हमारे मोदी जी, और इस बात का सबूत तो खुद भारत सरकार ने ही संसद में दिया है। रिपोर्ट आपके सामने है, खबर का सोर्स आपके सामने है, संसद में यह बयान दर्ज है। संसद में भारत सरकार, मोदी सरकार ने बताया कि सिर्फ पिछले साल ही सन 2022 में ही लगभग 2,25,620 लोगों ने, जी हां, लगभग 2,25,620 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है, भारत को छोड़ दिया है। तो बात तो हकीकत है भैया, कितनों पे भारी पड़ रहे हैं मोदी जी, ये तो सिर्फ मोदी जी ही जानते हैं। मेरे देशवासियों, ये हिंदू संगठन, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये आरएसएस के लोग सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं हैं, ईसाइयों के खिलाफ भी हैं। और रजा गराफी ने ये 2 साल पहले बोला था, जब सिर्फ मुसलमानों पर हमले हो रहे थे। और मेरे खुद के मित्र जो ईसाई हैं, मेरे स्कूल टाइम के जो मेरे ईसाई दोस्त थे, एक महिला मित्र के बारे में बता चुका हूं पहले ही, वो कहीं और बहुत दूर नौकरी करती है किसी बड़ी कंपनी में। वो कहती थी, अरे नहीं यार, हम तो बहुत मस्त हैं, हम सेफ हैं, आपके साथ होता है, हमारे साथ ईसाई मतलब क्रिश्चियंस बहुत सेफ हैं। वही मेरे दोस्त ने अब ये कहना शुरू कर दिया है कि रजा तूने बिल्कुल सही कहा था। और मैं मोदी जी के अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, तस्वीरें आप खुद देख रहे हैं। अरे ईसाइयों के गिरजाघर में घुस के मारपीट की जा रही है। इससे ज्यादा आप और क्या लेंगे कि ईसा मसीह की मूर्ति को तोड़ा जा रहा है इसी भारत में। अब सिर्फ मुसलमान और ईसाई भी नहीं, SC ST यानी जो दलित समाज के लोग हैं, उनको वो हिंदू ही नहीं मानते,
उनके खिलाफ यही भीड़ जो मुसलमान और ईसाई के खिलाफ है, खुलेआम पुलिस के सामने नारा कुछ ऐसा लगाया है जिसमें आप, मैं क्या बोलूं, मतलब चमार बोलकर, जाति सूचक शब्द बोलकर उनको पीटने की बात की गई है। यह है मोदी का न्यू इंडिया, देखिए, मजा लीजिए। इधर खबर एक ये है, आज यानी शुक्रवार को ही जुमे के दिन अदानी के ऊपर जो हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई है उस पर सुनवाई की जाएगी। दूसरी बड़ी खबर यह है कि हिमाचल में अदानी के ठिकानों पर छापा पड़ा है। दोस्तों, नंबर सबका आएगा, कोई कितना भी इसका गहरा मित्र हो, अदानी का एक न एक दिन वक्त जरूर आएगा और अदानी के दोस्त का भी आएगा। सुनिए। अहम खबर हिमाचल से इस वक्त आ रही है। हिमाचल में अदानी विल्मर ग्रुप के स्टोर पर रेड हुई है। स्टेट एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की रेड है ये। परवाणु में एक्साइज टीम ने दस्तावेजों की जांच की और वहीं विल्मर ग्रुप पर टैक्स न देने का संदेह है। इन सब के बीच दोस्तों, संसद में यह मुद्दा कोई उठा नहीं रहा कि ईसाइयों, मुसलमानों और दलितों पर जंतर मंतर पे खड़े होकर खुलेआम नारेबाजी हो रही है उनके खिलाफ, लेकिन इस पर दोस्तों कोई बोल नहीं रहा था संसद में। लेकिन एक कमाल का व्यक्ति मैंने देखा है, मुझे पर्सनली बड़ा फख्र हुआ। पहले तो मुझे लगता था कि सिर्फ मैं ही अकेला हूं। यार एक बात बताओ, जब मोदी जी इतना लंबा समय तक काम करके फिर भी अपनी तारीफ कर रहे हैं खड़े होके, तो यार एक आध तारीफ मैंने कर दी तो उसमें बुरा नहीं मानना चाहिए आपको, हैं? प्यार तो इतना आप करते ही हमको। चलिए, लेकिन दानिश अली नाम के सांसद ने, लोकसभा सांसद ने लोकसभा में जो धज्जियां उड़ाई हैं, जो सवाल रखे हैं, आय हाय हाय, यह होना चाहिए। किसी भी पार्टी का हो, अगर ईमानदार है तो यह बात सबको बोलनी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि यह खुद बात मोदी जी को कहनी चाहिए थी कि यह सब क्यों हो रहा है हमारे रहते हुए, लेकिन मोदी जी बोल रहे हैं कि एक आदमी कितनों पे भारी पड़ रहा है। यह कौन व्यक्ति है? दानिश अली हैं, जितनी हमने इंक्वायरी करी, और मुझे इनकी स्पीच बहुत पसंद आई कि चलो जनता की कोई आवाज तो अंदर तक लेके जा रहा है, रिकॉर्ड में तो आ रही है बात। देखिए, सुनिए। हम दिल्ली के अंदर खड़े हैं, बोल रहे हैं, यहाँ पर देश की राजधानी में ये संसद भवन है और यहाँ से 2 किलोमीटर दूर रोज हेट स्पीचेस होती हैं। रोज जो है इस देश में के अकलियतों को काट दो, इस देश के उनको मार दो। ये हो क्या रहा है? अभी 2 दिन पहले एक तथाकथित साधु ने, मैं साधु नहीं कहूंगा क्योंकि साधु जो होता है वो तो बहुत ही दयालु होता है, साधु नहीं कहूंगा, तथाकथित साधु, सो कॉल्ड साधु जो है वो सरेआम कह रहा है कि मैं 83 साल का हूं, मैंने 80 मर्डर किए हैं। लेकिन आपने, दिल्ली पुलिस ने आज तक कोई अरेस्टिंग नहीं की, उल्टा जो मीडिया उसको दिखाने की कोशिश कर रहा है उसको नोटिस भेज दिया आपने। आप करना क्या चाहते हैं? वे अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी इस देश में आपने लागू कर रखी है। yes. सभापति महोदय, मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं आपके माध्यम से सिर्फ यही कहूंगा कि देखिए, ये देश सबका है, ये देश मिली जुली संस्कृति का देश है। इस देश का ताना बाना सब लोगों ने, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। दोस्तों, अब मैं आपको दरियाई घोड़े का दोगलापन दिखाता हूं। किसी व्यक्ति, उसके जानने वाले की शादी हुई, फोटो मैं खुद ब्लर कर रहा हूं क्योंकि भाई मुझे सही नहीं लगा, क्योंकि हम टिप्पणी किसी और पर कर रहे हैं, तो जिन बेचारों की शादी हुई है हम उनका क्यों ही फेस एक्सपोज करें। खैर, उसको रिप्लाई करते हुए लिखता है, अष्टपुत्र सौभाग्यवती भव, 8 बच्चे पैदा करो। मतलब 8 बच्चे पैदा करने की दुआ दे रहा है वो दरियाई घोड़ा जो कल तक मुसलमानों के लिए कह रहा था कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना जरूरी है। आप ये दोगलापन देखिए, और आप आज फिर से एक सबूत देख रहे हैं मेरी उस बात का जो मैं कहता हूं कि जो भी कानून बनाया जा रहा है वो सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ है। लव जिहाद हो, अगर हिंदू लड़की मुसलमान लड़के से प्यार कर ले तो वो लव जिहाद है।
उस पर गिरफ्तारी है, जेल है, मारपिटाई है और मॉब लिंचिंग है। लेकिन अगर इसका उल्टा कर दी जाए, हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से ब्याह करे तो वो घर वापसी है। समझ रहे हैं? अगर वो खुद गौ माता का गोश्त बेचे और तस्करी करे तो वो बिजनेस है, लेकिन मुसलमान अगर करे तो वो गौ हत्या है। इसी तरह से अब ये ताजा आपने देख लिया कि अगर मुसलमान लोगों के 3 से 4 बच्चे हों तो वो जनसंख्या जिहाद है और उनके लिए कानून बनना चाहिए। और खुद का मामला आए तो 8 बच्चे पैदा करने की ये दुआ दे रहे हैं और खुद के नहीं हो पाए, फिर उसका क्या भाई साहब? फिर से काम पे लगोगे? खुद की मशीन खराब है तो दूसरे 10 बच्चे पैदा कर लें। वाह भाई, बहुत बढ़िया। 14 तारीख की उम्मीद है कि भक्तों ने तैयारी कर ली होगी। गायों को गले लगाएंगे, अपने अंडे फुड़वाएंगे। मतलब हाँ, जो यार सुबह सुबह ये काम करेंगे, घर से कोई अंडा वंडा लेने के लिए निकला हो तो भाई अंडे लेके, हाँ, गाय को गले मत लगाना। तुम कौन सा अंडा समझ रहे हो? नहीं, गलत जा रहे हो। ये देखिए, बहुत बढ़िया कार्टून है। बहुत बढ़िया। काउटैनिक। अब यही है भाई साहब, यही है भारत का विकास। और इनको देखिए, इस तरह से कुछ होगा अंधभक्तों के साथ। खत्म। खैर दोस्तों, आज के नेशनल प्राइम टाइम में इतना ही। हालांकि होती बहुत खबरें हैं, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी जो होता है वो हम आपको बताते हैं। दोस्तों, अब आते हैं आखिर में। बहुत लोगों को ये मेरा लास्ट वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट लगता है। धन्यवाद कि आप मेरी बात सुनते हैं। उस जमाने में, जिस जमाने में कोई अपने बाप की नहीं सुनता, उस जमाने में आप मेरी सुन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। लेकिन ये आपके हक के लिए बोलता हूं, मुझे पता है, इसलिए आपको ये बात समझ में आती है। दोस्तों, मुसलमान लोगों से मेरी अपील है, और खासकर मुसलमान उलमाए दीन से, कि आप अपने पीछे नमाज पढ़ने वाले लोगों को समझाइए कि इल्म अपने बच्चों को जरूर दिलाएं, पढ़ाई लिखाई जरूर करवाएं, इसको इग्नोर ना करें। दूसरी बात, उन बच्चों से कह रहा हूं जो अपने अम्मा अब्बा की अभी इज्जत नहीं कर रहे हैं। लौंडेबाजी, लौंडियाबाजी, दोस्ती यारी, आशिकी, घूमना फिरना, यह सब अभी भी चल रहा है। तो मेरे दोस्त, जब तक अम्मा अब्बा जिंदा हैं तब तक ये कर रहे हो। खुदा ना करे उनका साया जहां हटा, लरस के रह जाओगे और जिंदगी भर सिर्फ पछतावा रहेगा। आज अपने अम्मा अब्बा की इज्जत कर लो भाई, और जो कहते हैं उनको सुन लो। आज ना दोस्त काम आएगा, ना तुम्हारी गर्लफ्रेंड काम आएगी, ना बॉयफ्रेंड काम आएगा, ना तुम्हारा कोई रिश्तेदार काम आएगा। ये कोई भी तुम्हारे हक की बात नहीं करेंगे, ये अपने फायदे की बात करेंगे। बिना फायदे तुम्हारे हक की बात, तुम्हारे फायदे की बात तुम्हारे बाप, तुम्हारी मां के अलावा कोई और नहीं करेगा। अगर आप अपने मां बाप के नहीं, अब मैं उन लड़कियों से, उन लड़कों से कह रहा हूं कि अपने पार्टनर में खूबी जरूर देखिएगा। आपका बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, जो भी आपका चल रहा है मामला, अगर चल रहा है तो इस बात को जरूर देखना कि आपका साथी अपने मां बाप की कदर करता है कि नहीं, अपने मां बाप की सुनता है कि नहीं। अमा जो अपने मां बाप का नहीं हुआ वो तुम्हारा कैसे हो सकता है? जो अपने सगे खून का नहीं हुआ वो कल को तुम्हारा क्या हो सकता है? इसलिए ध्यान में रखिएगा, जो अपने मां बाप की कदर ना करे वो समाज का अच्छा इंसान नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखिए, किसी भी धर्म का आदमी हो, इस बात को रखना याद। जब तक मां बाप हैं, इज्जत करो। वो तुम्हें समझा रहे हैं, समझो, तुम्हारे फायदे की बात सिर्फ वही करेंगे, उनके अलावा कोई नहीं करेगा। और मां बाप से भी मेरी अपील है कि अपने बच्चों पर इतनी सख्ती ना करें कि वो आपसे छुप के वो काम करने लगे। आप दोस्त बन के रहिए, उनको डरा के मत रखिए, समझाने की कोशिश कीजिए, बैठकर बात करने की कोशिश कीजिए। मां बाप और बच्चे के बीच में जो दूरियां हैं, जो गैप है, उसको खत्म करने की कोशिश कीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं आपका बच्चा कभी गलत ट्रैक पर नहीं जाएगा। इसी के साथ, इसी जुमलों के साथ मैं इस रिपोर्ट को यहीं अंत करता हूं। जय हिंद। तेरा बाप आया।